हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ड्राई सॉकेट के बारे में। ड्राई सॉकेट होता क्या है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, थ्योरीज क्या होती है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे ड्राई सॉकेट्स में। तो ड्राई सॉकेट्स, क्या कभी आपने सोचा है कि एक्सट्रैक्शन के बाद होने वाले पेन की वजह ब्लड क्लॉट का डिसइंटीग्रेट होना, वहाँ से निकल जाना किसी भी रीजंस की वजह से ड्राई सॉकेट पे आ सकता है? So let's talk about dry socket today, which is also known as alveolar osteitis. और भी इसके नाम है, इसके नाम और है जैसे कि alveolar osteitis, localized osteitis, post operative alveolitis, septic socket, necrotic socket, fibrinolytic alveolitis. तो इसके ये और नाम हो गए। तो अभी socket is defined as post operative complication after extraction. So that is post operative pain in and around the extraction site, accompanied by partially or totally disintegrated blood clot within alveolar socket. टूथ का एक्सट्रैक्शन के बाद ये चीज हमारी जो होती है सॉकेट, वो हो जाता है खाली। इट गेट एम्प्टी हो जाता है ये जब यहाँ से ब्लड क्लॉट निकल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सॉकेट। और जब इस सॉकेट के अंदर पेन होना शुरू होता है क्योंकि ब्लड क्लॉट वहां से निकल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि हमें ड्राई सॉकेट की कंडीशन आ गई है। सो नाउ लेट्स मूव टू स्लाइड 2 विच विल टेल अस अबाउट इटियोलॉजी, कि कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं हमारे ड्राई सॉकेट के। सबसे पहले हम पता करेंगे कि ड्राई सॉकेट का पेन जो होता है वो कब शुरू होता है। तो ड्राई सॉकेट का पेन जो होता है वो 48 आवर्स बाद पता चलता है। आफ्टर 48 आवर्स की डिफिकल्टी अलग अलग आ रही है, तो वो अलग चीज है। लेकिन हाँ, पेन जो होता है वो बहुत ही डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि हाँ सॉकेट में प्रॉब्लम है, देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द सॉकेट। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी तो इसमें आएगा सबसे पहले हमारा प्रेजेंस ऑफ ओरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे माउथ के अंदर होते ही हैं, वो होते हैं हमारे गुड बैक्टीरियाज। और जनरली आप उसे क्लीन भी करोगे तभी ना कुछ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह ही जाते हैं हमारे ओरल कैविटी के अंदर। लेकिन जब ये ओरल कैविटी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेसिव हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, या मेनली ये ट्रिपेनोपेरिडम बैक्टीरिया हो गया, वो हो गया, ये अगर प्रेजेंट हो जाते हैं तो इट कैन बी अ रीजन ऑफ ड्राई सॉकेट इन दिस केस। सेकेंड हमारा आता है डिफिकल्टी ऑफ ट्रॉमा। डिफिकल्टी हो गया, ट्रॉमा हो गया ड्यूरिंग द सर्जरी, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन, आफ्टर एक्सट्रैक्शन। जब हम एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं, जब इतना ज्यादा हम फोर्स से उस टूथ को ऐसे पुल कर रहे होते हैं, तो उस सॉकेट के अंदर ट्रॉमा हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रैक्चर बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन हो जाता है, केसेस के चांस होते हैं, मतलब बहुत से रीजन होते हैं। डिफिकल्टी एंड ट्रॉमा ड्यूरिंग द सर्जरी के टाइम पर बहुत हमें टाइम लग रहा है निकालने में, या एनाटमी ऑफ द टूथ ऐसी नहीं थी कि वो इजीली निकल जाए। रूट अलग मुड़ी हुई है, रूट अलग का एनाटमिकल शेप ही दूसरा है, तो जिस वजह से हम बहुत डिफिकल्टी आती है एक्सट्रैक्शन में। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे आसपास के जो एल्वेलर बोन है, गम्स है, मतलब जिंजाइवा हो गया, उसमें ट्रॉमा हो गया, बोन में ट्रॉमा हो गया, तो इसकी वजह से भी ड्राई सॉकेट के चांसेस बन जाते हैं। दूसरा हमारा क्या है, एक्सेसिव इरिगेशन या वायलेंट क्योरेटाज। क्योरेटाज जो मैकेनिकल फैक्टर की फिजिकल डिसलॉजमेंट ऑफ क्लॉट हो गया। फिजिकल डिसलॉजमेंट मतलब फिजिकली किसी ट्रॉमा की वजह से, सडन जर्क की वजह से, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से ब्लड क्लॉट हमारा डिसलॉज हो गया। ब्लड क्लॉट आखिर है क्या? ब्लड क्लॉट सिर्फ ये कि ब्लड आके उस सॉकेट के अंदर इकट्ठा हो चुका है, दैट इज द ओनली ब्लड क्लॉट। उसके बाद क्या है हमारा फिजियोलॉजिक फैक्टर। दिस इज द फिजियोलॉजिक फैक्टर कि हम अगर कोई भी फीमेल है, इफ शी इज अंडर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो उस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में जो ईस्ट्रोजन होता है, देयर इज ईस्ट्रोजन इन द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, दैट ईस्ट्रोजन इन इट कैन एक्टिवेट फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम, एंड दिस फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से हमें ड्राई सॉकेट हो सकता है। क्योंकि ये जो होगा, ये ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं करवाएगा, उसको डिले कर देता है हीलिंग को, जिसकी वजह से ये ड्राई सॉकेट करवा देते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग हमारा है केमिकल फैक्टर के अंदर, ऑब्वियसली, क्योंकि केमिकल्स प्रेजेंट है। केमिकल कौन सा? निकोटीन। तो निकोटीन केमिकल इज प्रेजेंट, एंड मोर देन 40% ऑफ द केसेस में निकोटीन की होने की वजह से लोग स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो तंबाकू उसमें होता है, ठीक है। टोबैको इज देयर, सो टोबैको ऑफ कोर्स निकोटीन, जो क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है ब्लड सप्लाई को उस सॉकेट की। इस सॉकेट की जो ब्लड सप्लाई होती है ना, दैट ये डिक्रीज हो जाती है। ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, तो वहां पे ऑलरेडी ऑफकोर्स वहां ब्लड नहीं आएगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, हीलिंग डिले हो जाएगी, तो इट कैन अल्टीमेटली कॉज ड्राई सॉकेट, ठीक है। etiopathogenesis, this is the pathogenesis thing here. After tooth extraction,
जब टूथ हम निकाल लेते हैं, ठीक है, टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद देयर इज ऑर्डरली इवेंट हैपन्स इन योर टूथ विद इन द सॉकेट। एक के बाद एक ऐसे इवेंट्स में कुछ पैटर्न्स होते हैं ताकि हमारा टिश्यू जो है, जो वहाँ पे सॉकेट है, वो हील हो जाए, वहाँ पे ब्लड सप्लाई आए, वहाँ पे बोन फिर से बन जाए जो टूटी है, फ्रैक्चर हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो वहाँ पे टिश्यू हील करने के इवेंट्स होते हैं जो कि ऑर्डर में होते हैं। और सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले हमने क्या हुआ, एक्सट्रैक्शन हुआ। एक्सट्रैक्शन होने के बाद ये मेरा सॉकेट था, इस सॉकेट में मैंने टूथ निकाल लिया एंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन इस एल्वुलर सॉकेट के अंदर ये ब्लड है, दिस इज द ब्लड, दिस ब्लड फिल्स, ठीक है, यहाँ पे ये ब्लड हमारा क्या होता है, भर जाता है। ब्लड के आने की वजह से यहाँ पे कोएगुलेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड क्लॉट हमारा बनना स्टार्ट होगा। अब इसी क्लॉट के अंदर जेनेसिस मतलब एंजियोजेनेसिस होता है, इसको हम बोलते हैं कि ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स जो होती है ना, उसका बनना। हियर इट रिप्रेजेंट्स हियर ब्लड क्लॉट आया, इसी क्लॉट के अंदर विद इन दिस ब्लड क्लॉट देयर इज एंजियोब्लास्टिक ग्रोथ, मतलब डे 1 से 3 वीक तक यहाँ पे एंजियोब्लास्टिक ग्रोथ होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस में इसमें लिखा हुआ है, आपको नोट्स में दिख जाएगा पूरा का पूरा। तो एंजियोजेनेसिस में क्या होता है, यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स है, दिस रिप्रेजेंट्स ब्लड वेसल्स हियर। ये ब्लड वेसल्स एक के साथ एक ऐसे कनेक्ट होने लगती है और पूरा यहाँ पे ये मैश बना लेती है। तो दिस एंजियोब्लास्टिक ग्रोथ हैपेंस हियर। उसके बाद हमारा क्या होता है, धीरे धीरे अराउंड 6 वीक्स, 6 वीक में क्या होता है, बोन में ग्रोथ होनी शुरू होती है। बोन में ग्रोथ होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है। दिस ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे फिर से बोन का बनना शुरू होता है। सबसे पहले ये बनती है वुवन बोन, वुवन बोन के बाद ये बन जाती है मैच्योर बोन, ठीक है। एंड हियर इट इज एंजियोब्लास्टिक एक्टिविटी हुई, उसके बाद यहाँ पे बोन का ग्रोथ हुआ ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से। ड्यू टू द ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी हियर इट फॉर्म्स नाउ मैच्योर बोन, वुवन बोन से बन जाती है मैच्योर बोन। एंड वुवन बोन के बाद मैच्योर बोन भी बन जाती है और इसके ऊपर ये एपिथेलियम जो हमारे गम था ये एक्सटेंड हो जाता है और ये सी दिस वाज द गम हेयर एंड दिस वाज द बोन ग्रोथ। ये बोन ग्रोथ हमारी जो है ये हमारी वुवन बोन, ठीक है। एंजियोजेनेसिस हुआ, इस एंजियोजेनेसिस के बाद, एंजियोजेनेसिस मीन्स ब्लड वेसल्स का बनना, वेसल्स बनती है यहाँ पे, ये बनती है हमारे डे 1 से 3 वीक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, अराउंड 3 वीक्स ये ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज के अलॉन्ग ये बोन ग्रोथ हमारी होना शुरू हो जाती है और ये बन जाती है वुवन बोन। वुवन बोन में क्या होता है, हीलिंग होना शुरू हो जाता है और ये गम्स वगैरह होते हैं ये भी बनने शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली ये बन जाती है मैच्योर बोन। मैच्योर बोन में आप देख रहे हो यहाँ पे की पूरी बोन बन चुकी है, एपिथेलियम ने इसको फिर से कवर कर लिया है। पहले ये ऐसे था, नाउ इट हैज बिकम लाइक दिस। तो एपिथेलियम ने कवर कर लिया इस क्लॉट को। अब ये पूरी हमारी बोन अराउंड 6 वीक मतलब अराउंड 6 to 4 वीक मतलब 4 मंथ्स तक ये पूरी की पूरी हमारी ये सॉकेट फिलअप हो जाता है, बन जाता है। लेकिन अगर किसी कारणों की वजह से ये सारी चीजें हमारी नहीं हो पाई इन द सेंस ये ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है, ये ब्लड क्लॉट फॉर्म जो होता है ये एज अ बैरियर प्रोवाइड करता है, ये बैरियर प्रोवाइड करता है टू द एल्वुलर बोन। और यहाँ पे होती है हमारी नर्व एंडिंग्स, हियर इट इज, ये नर्व एंडिंग्स होती है। ये नर्व एंडिंग्स को, इस एल्वुलर बोन को ये ब्लड क्लॉट बैरियर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है आउटर एनवायरनमेंट से। लेकिन जब ये ब्लड क्लॉट हमारा निकल जाता है, लॉस ऑफ क्लॉट हो जाता है, तो ये हमारी बोन, एल्वुलर बोन और नर्व एंडिंग्स एक्सपोज जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी भी रीजंस की वजह से, टियोलॉजीज की वजह से यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इन्फ्लामेशन विद इन द सॉकेट इंक्रीजेस, ये पूरा रेड हो गया, रूबर डॉलर भी दिखेगा, कार्डिनल साइन जो होता है हमारे, रेडनेस भी हमें यहाँ बढ़ जाती है और साथ में कि नर्व एंडिंग्स जो होती है ना ये भी सेंसिटाइज हो जाती है। सेंसिटाइज होने की वजह से यहाँ पे पेन होने लगता है एंड द पेन अकर्स अलोंग द नर्व, पूरा पेन होना शुरू हो गया। और ये पेन हमारा जो होगा ये एक साइड पे इप्सिलेटरल हो सकता है एंड इट कैन गोज अप टू द हेड ऑल्सो, वन साइड ऑफ द हेड, तो इप्सिलेटरल पेन रहता है इसके अंदर। सो एक्सेसिव इन्फ्लामेशन ऑफ दिस एल्वुलर सॉकेट्स along with the nerve endings may cause excessive pain, severe pain here, which can lead to ipsilateral pain and pain in head and ultimately cause dry socket. होते हैं टिश्यू हीलिंग के लिए कि जो हमारा एक्सट्रैक्शन हुआ है, अब ये उस एक्सट्रैक्शन के बाद उसको हीलिंग चाहिए होती है। तो अराउंड 4 मंथ्स टोटल न्यू बोन हमारी बन जाती है, वो हमने यहाँ देखा, पूरी बोन ग्रोथ हो गई है, एपिथेलियम ने उसको कवर कर लिया एंड ये अराउंड 4 मंथ्स इसको लगे पूरा होने के लिए। साइड 3 में हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ ड्राई सॉकेट। थ्योरीज ऑफ ड्राई सॉकेट्स में हमारी 2 थ्योरीज आती है। सबसे पहले आती है हमारी बर्न्स फिब्रिनोलाइटिक थ्योरी, नेक्स्ट इज बैक्टीरियल थ्योरी। बर्न्स फिब्रिनोलाइटिक थ्योरी जो है ये बर्न्स ने दी थी एंड ही हैज सेड कि जब एक्सट्रैक्शन हो जाता है और उसके अंदर इन्फ्लामेशन भी हो गया, ठीक है, इन्फ्लामेशन के बाद एक पूरा इन्फ्लामेटरी प्रोसेस फॉलो अप होता है। उस प्रोसेस में क्या होता है,
इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन ने अल्टीमेटली अफेक्ट कर दिया फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, कि वहाँ पे क्लॉट ही नहीं बन पाएगा, क्लॉट नहीं बन पाएगा और ना वो वहाँ पे रिटेन हो पाएगा। तो रिटेंशन ऑफ क्लॉट एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इज अफेक्टेड, वो हो ही नहीं पाया, जिसकी वजह से क्या हो गया, देयर इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ क्लॉट, क्लॉट नहीं रहा, पूरा ब्रेक डाउन हो गया। अब क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में लिवर जो होता है ना, उसमें प्लाज्मिन तो ब्रेकिंग डाउन ब्लड क्लॉट, तो इसमें हमारा क्या शुरू होता है कि ये ब्लड क्लॉट जो था ना हमारा, वो क्या हो गया, टूट गया, ब्लड क्लॉट क्या हो गया, टूट चुका है। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, जैसे कि इन्फ्लामेशन हुई बोन के अंदर, ड्राई सॉकेट बना, इन्फ्लामेशन हो गई यहाँ पे, हेयर इज दिस इन्फ्लामेशन हो गई एल्वुलर बोन के अंदर। अब उसने क्या करा, उसने रिलीज करा टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जिसे हम बोलते हैं TPA, दिस इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। इस ये हमारा क्या हो गया, रिलीज हो गया, ये रिलीज हुआ और इसने प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट करा प्लाज्मिन में। अब ये प्लाज्मिनोजन जो होता है ना हमारा, ये हमारा होता है लिवर के अंदर, लिवर में बनता है ये, दिस प्लाज्मिनोजन इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर, और ये अल्टीमेटली हमारा सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है। तो वहाँ से ये हमारा प्लाज्मिनोजन आया, ठीक है, जो कि रिलीज हुआ था टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर रिलीज होने की वजह से, और उसने कन्वर्ट करा इस प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में। एंड दिस प्लाज्मिन कन्वर्ट्स दिस फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, एंड दिस फिब्रिन जो होता है ना हमारा, ये क्या करवाता है, ये क्लॉट का डिसोल्यूशन करवाता है, क्लॉट को ब्रेक डाउन करवाता है, डिसॉल्व करवा देता है कि क्लॉट वहाँ से निकल जाए। और जब वहाँ से क्लॉट निकल जाता है ना, क्लॉट निकल गया तो क्या हो गया, ड्राई सॉकेट बन जाता है हमारा। अल्टीमेटली हम ये तो पढ़ रहे हैं कि क्लॉट निकला, क्लॉट का लूज हुआ सॉकेट से एंड ड्राई सॉकेट कंडीशन आ रही है। तो क्लॉट का डिसोल्यूशन होने की वजह से क्या होता है, काइनिन रिलीज होता है, एंड दिस काइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन। जो आप कह रहे हो ना कि हमें सॉकेट में एक्सट्रैक्शन के बाद पेन फील हो रहा है और एक साइड पे पेन हो रहा है, तो वो पेन किसकी वजह से हो रहा है, वो इस काइनिन की वजह से होता है। और ये काइनिन आता कहाँ से है, ये काइनिन हमारा आता है यहाँ से, काइनिन के पाथवे से। फैक्टर 12 एंड 12A इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मतलब 12 से वो 12A बनता है, एंड दिस 12A फैक्टर प्री कैलिक्रिन को कन्वर्ट करता है प्लाज्मा कैलिक्रिन के अंदर, और ये प्लाज्मा कैलिक्रिन से फिर वो कैलिक्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। इस कैलिक्रिन में कन्वर्ट होने के बाद ये काइनिनोजन को ब्रेडिकाइनिन में कन्वर्ट करता है, एंड दिस ब्रेडिकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन, एंड दिस ब्रेडिकाइनिन इज ऑल्सो द इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर। तो क्या होता है, हमें पता कैसे चलता है कि हाँ ये काइनिन रिलीज हो चुका है, इस काइनिन के आसपास, उस एल्वुलर सॉकेट्स के आसपास हमारे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स देखने को मिल जाते हैं, एंड दैट इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स में सबसे पहले कौन आएगा, न्यूट्रोफिल, WBCs का सबसे मेन कंपोनेंट न्यूट्रोफिल आया, साइटोकाइनिन्स आए, इंटरल्यूकिन्स आए, इन सब ने इस काइनिन को ऐसे घेर के इकट्ठा कर लिया। तो हमें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे हमारे क्या है, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज हुए हैं, एंड दैट कॉजेज पेन आफ्टर 48 आवर्स। तो दिस इज द मेन बर्न्स फिब्रिनोलाइटिक थ्योरी, कि फिब्रिनोलाइटिक प्रोसेस पूरा होता है ये, और कैसे अफेक्ट होता है ये प्लाज्मिनोजन की वजह से जो कि कन्वर्ट होते हैं, दैट हैपेंस हियर। नाउ द सेकंड थ्योरी है हमारी बैक्टीरियल थ्योरी। बैक्टीरियल थ्योरी क्या स्टेट करती है, ये स्टेट करती है कि आफ्टर द एक्सट्रैक्शन के बाद जब हमारा ओरल कैविटी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में आ जाता है, तो वहाँ पर इस बैक्टीरिया का काउंट बढ़ जाता है, सच दैट कि वहाँ पे बैक्टीरियाज डिफरेंट टाइप के वैराइटीज़ के बैक्टीरिया वहाँ पे आ जाते हैं, उस एक्सट्रैक्शन साइट को घेर लेते हैं, एंड दैट कॉजेज पेन, होता है वहाँ पे पेन। अब ये पेन होता कैसे, ये पेन होता है हमारा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन्स। अब ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, यही बैक्टीरिया जो वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए हैं, दे प्रोड्यूसेस दिस टॉक्सिन्स, एंड दिस टॉक्सिन कॉजेज पेन और फ्रिक्वेंट इन पुअर ओरल हाइजीन प्लस पेरियोडोंटाइटिस। उन केसेस में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खराब ओरल हाइजीन है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे ढंग से स्केलिंग नहीं हो रखी है, क्लीनिंग नहीं है, कैलकुलस है, प्लाक है, एवरीथिंग इज देयर, सो इट मीन्स दैट कि माउथ की क्लीनिंग बहुत वर्स्ट है, विच मीन्स दैट कि वहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा है, वहाँ पे कैलकुलस ज़्यादा है, यहाँ पे डेब्रिस ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली वो हमारा पेरियोडोंटाइटिस भी करवा सकता है, जिंजाइवा का इन्फ्लेमेशन भी करवा सकता है, तो और भी अदर केसेस इसमें हो सकते हैं। तो that can also cause the dislodgement of the clot, that can also cause the infection and inflammation of the alveolar socket। तो ये अलग अलग इसके according to that theories के अलग अलग ही reasons हैं। Then there is actinomycosis and viscosis and streptococcus mutans। ये तो बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा काउंट में प्रेजेंट होते हैं एल्वुलर सॉकेट के अंदर, जहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो जाता है। आफ्टर एक्सट्रैक्शन वहाँ पे और भी ज़्यादा हमारा प्रेजेंस रहता है ट्रिपोनेमा और डेंटिकोला बैक्टीरियाज का। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये हमारे फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ऑब्वियसली अगर फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी होगी तो इट विल कॉज डिसलॉजमेंट ऑफ द क्लॉट, इट विल कॉज डिसोल्यूशन ऑफ द क्लॉट, तो ये डिले करवाएगा हीलिंग को। एंड दिस एक्टिनोमाइकोसिस, विस्कोसिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया, ये दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं ये पोस्ट हीलिंग, जो वुंड हीलिंग होता है उसको रिटार्ड करते हैं एंड क्या करवाते हैं, ये पोस्ट हीलिंग को डिले करवाते हैं। डिले कैसे हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि वहाँ प्रॉपर ब्लड नहीं आ पाएगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, ब्लड सप्लाई जब कम हो जाता है तो ब्लड फॉर्म नहीं हो पाएगा, वहाँ क्लॉट नहीं बन पाएगा, एंड अल्टीमेटली इट विल कॉज ड्राई सॉकेट। दिस कैन बी द रीजन फॉर द बैक्टीरियल थ्योरी।
अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की कि आखिर हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। और अगर एग्जाम में भी अगर आता है फॉर थ्योरीज एग्जाम फॉर वाइवा, हम इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि इसकी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, पेशेंट शुड बी रेडियोग्राफ्ड प्रॉपरली। रेडियोग्राफ लेने के बाद हमें ये पता चलता है कि अगर कोई ना कोई रूट के फ्रेगमेंट्स बचे हैं या नहीं सॉकेट के अंदर, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि रूट स्टम्स बच जाते हैं एंड दैट कैन ऑल्सो कॉज फर्दर कॉम्प्लिकेशन टू द जॉ। तो ये भी हमारे चांसेस हो सकता है ड्राई सॉकेट का कि रूट कॉम्प्लिकेशंस है या मतलब बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो गया ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ द टूथ, ट्रॉमा बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। बोन जो आसपास की बोन है, एल्वुलर बोन हो गया, डिस्टेंट बोन हो गया, वो फ्रैक्चर हो गई। आसपास का टीथ ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन वो फ्रैक्चर हो गई, कि ऐसा होता है कि हमारे पास ये टीथ है, दिस इज द टीथ एंड दिस इज द एडजेसेंट टीथ, तो अगर मैं इसको निकाल रही हूँ तो दिस टीथ कैन, इस पे ऐसे ब्रेकेज हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, तो इट कैन हैपन। तो रेडियोग्राफ इज इंपॉर्टेंट। और इवन इसके रूट्स भी, इसके जो रूट्स वगैरह होती है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस टूथ, तो इट कैन हैपन। तो रेडियोग्राफ इज इंपॉर्टेंट। देन सेकेंड इज द इंट्राएल्वुलर पेस्ट। जब एक्सट्रैक्शन हो जाता है तो हम उसके बाद हम क्या लगा सकते हैं फॉर पोस्ट ऑपरेटिव, हम मैनेजमेंट में कह सकते हैं कि अप्लाई इंट्राएल्वुलर पेस्ट। एल्वुलर सॉकेट के अंदर इंट्रा है तो एल्वुलर सॉकेट के अंदर हमें पेस्ट लगाते हैं जिंक ऑक्साइड यूजिनल पेस्ट। ये जिंक ऑक्साइड यूजिनल पेस्ट करता क्या है, ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया की एंट्री का। ऑब्वियसली जो ओरल एनवायरनमेंट है हमारा वो, तो जिंक ऑक्साइड यूजिनल पेस्ट हम यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली जो ओरल एनवायरनमेंट है हमारा वो आउटर एनवायरनमेंट के साथ एक बैरियर हमें मिल जाए, तो वो बैरियर प्रोवाइड करता है ये जिंक ऑक्साइड यूजिनल पेस्ट। और ये प्रोटेक्ट करता है जो बोन हमारी एक्सपोज हो चुकी है, ये एल्वुलर सॉकेट की जो बोन है वो एक्सपोज हो चुकी है, वहाँ पे इरिटेशन हो सकता है, और एक्सपोज होने की वजह से जो वहाँ की नर्व एंडिंग्स होती है वो भी एक्सपोज हो जाती है, तो उसकी वजह से पेन भी आ सकता है। तो दिस पेस्ट कैन act as a barrier in this case and we can use it. And अगर पर्सन को पेन हो रहा है, if the patient is complaining of pain after the extraction, थोड़ा बहुत पेन इज बेरेबल, और वो कोई दिक्कत नहीं, वो होगा ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपके बॉडी के अंदर मतलब ये चेंजेस हुए हैं, एक्सट्रैक्शन हुए हैं, प्रॉपर एक मैकेनिकल वर्क हुआ है, तो पेन होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, पेन इज बेरेबल। लेकिन अगर पेन बहुत ज़्यादा है, सीवियर पेन है, देन प्रिस्क्राइब मेट्रोनिडाजोल टैबलेट है इन दैट केस। उसके बाद अगर टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं इमल्शन। इमल्शन हम यूज़ करते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन का। हाइड्रोकॉर्टिसोन इज द स्टेरॉइड, यू नो दैट। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन का हम इमल्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। इमल्शन यूज़ करते हैं, इमल्शन क्या करता है, ये डिक्रीज करता है एल्वियोलर ऑस्टाइटिस को, दैट इज ड्राई सॉकेट के चांसेस को डिक्रीज करता है ये इमल्शन। एंड उसके बाद हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ ऑफ वाइट हेड वार्निश भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ ऑफ देन इरिगेशन विद 0.12% ऑफ वार्म क्लोरोहेक्सिडिन। इरिगेशन सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं ड्राई सॉकेट के, कि जैसे कि एक्सट्रैक्शन हो जाए तो हमें 24 आवर्स के लिए मना करते हैं कि हमें थूकना नहीं है, हमें स्पिट नहीं करना है, माउथ को रिंस नहीं करना है, एक्सेसिव विस्लिंग नहीं करनी है, यू नो पाउट जो फेशियल एक्सप्रेशन हम बनाते हैं वो भी नहीं करना होता है। तो दैट इज सम प्रिवेंटिव मेजर जो हम पेशेंट को बोलते हैं टू फॉलो अप, सो दैट कि ड्राई सॉकेट की कोई चांसेस ना आए या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए जो कि इरिटेशन कर दे या फिर पेन कर दे हमारे एक्सट्रैक्शन साइड पे। सो वी टेल द पेशेंट टू फॉलो दिस मेजर्स सो दैट दे कैन अवॉइड ड्राई सॉकेट। देन तो इरिगेशन भी हम जो आफ्टर द एक्सट्रैक्शन फर्स्ट 24 आवर्स में, इवन बिल्कुल बाद में तो मना ही करते हैं कि इरिगेशन ना ही करें, क्योंकि इरिगेशन जो होगा वो ऑब्वियसली वहाँ पे जो क्लॉट बनने वाला है, तो एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से वो क्लॉट अपने आप डिस्क्लोज हो जाएगा, आपने ही हेल्प करवा दी क्लॉट को डिस्क्लोज करवाने की, तो ड्राई सॉकेट होगा ही होगा। तो वी अवॉइड इरिगेशन जस्ट आफ्टर द एक्सट्रैक्शन। सो दिस कैन बी डन आफ्टर 24 to 48 आवर्स अगर नीड है तो, अदरवाइज डोंट डू इट। देन देयर इज पॉम्पम। पॉम्पम जो है हमारा वो रिबन गॉज होता है। दिस पॉम्पम इज द रिबन गॉज, जिसमें होता क्या है, हम कॉटन का पीस लेते हैं, मतलब कॉटन का वूल लेते हैं, उसको हम इनक्लोज कर लेते हैं आउटर लेयर ऑफ दी गॉज से, मतलब कवर कर लेते हैं कॉटन वूल को गॉज से। देन उसके जो फ्री एंड्स होंगे उसको हम टाइप कर लेते हैं स्यूचरिंग मटेरियल से, डेंटल फ्लॉस से या फिर किसी भी लाइगेशन से जिससे हम मतलब बांधते हैं, मतलब बेसिकली हमें उसको गांठ बांधनी है उसकी। देन वी कैन प्लेस सो दैट वी कैन प्लेस इट विद इन द सॉकेट, तो हम उसको सॉकेट के अंदर प्लेस करते हैं। और कॉम्पोजिशन क्या होता है हमारा पॉम्पम का, मतलब किसमें वो होता है, कॉम्पोजिशन हमारा इसका होता है बेंजोइन 3 ग्राम, आयोडोफॉर्म 3 ग्राम, प्रिपेयर्ड स्टोरेक्स 2 ग्राम, बाल्सम ऑफ टोलू 1.5 ग्राम एंड सॉल्वेंट ईथर जो कि 28.4 ml होता है। दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉम्पम जो हम विद इन द एल्वुलर सॉकेट प्लेस करते हैं टू अवॉइड ड्राई सॉकेट कंडीशंस। ऑल्सो वी यूज इमल्शन ऑफ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोकॉर्टिसोन टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ ड्राई सॉकेट्स। एंड वी ऑल्सो यूज व्हाइट हेड वार्निश। दैट आते हैं मेनली मैनेजमेंट में से आते हैं, क्लिनिकल फीचर्स में से आते हैं। क्लिनिकल फीचर्स के मेन मैंने बताया था यही होता है कि पेन होता है, पेन हमारा रेडिएट होता है टू द ईयर। जॉ में पेन हुआ, यहाँ हमारा जॉ में पेन हुआ, ठीक है, यहाँ पेन हमारा शुरू हुआ, मान लो यहाँ का टीथ है, यहाँ पेन हुआ, अब ये पेन हमारा जाएगा सीधा ईयर के अंदर, ईयर से वो चला जाएगा हेड के अंदर, तो ये अल्टीमेटली इप्सिलेटरल पेन बन जाता है हेड का, एक साइड पे पेन रहेगा बॉडी के हेड के। देन एक्सपोजर ऑफ बेयर बोन, एक्सट्रैक्शन के बाद ज़्यादा ट्रॉमा हुआ, कुछ भी हुआ तो हमारी बोन जो होती है ना वो एक्सपोज जाती है, इट गेट बेयर। एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड अ क्लिनिकल फीचर ऑफ हेलिस्टोसिस दैट इज फॉल स्मेलिंग, इसको हम फिटो और इसलिए बोलते हैं, फिटर और इसलिए बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो अनदर नेम फॉर द हेलिस्टोसिस। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स।
तो ये चीज़ें पूछी जाती है, कोई भी डाउट हो अगर इसका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड इतना ही फाइबर में आता है और ये पता होना चाहिए। चीज़ में अगर डाउट हो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई क्लियर इट आउट। और कुछ अगर टॉपिक पूछना हो, समझना हो, उसके भी आप टॉपिक्स लिख दो, मैं समझा दूँगी बना के। ऑल्दो आई गेट वेरी लेस टाइम, मुझे नहीं मिल पाता, पर आई ट्राई हार्ड टू हेल्प यू आउट। जस्ट आस्क मी, आई बी देयर। एंड यार सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही बेकार है, लेकिन हाँ एफर्ट्स पे जाओ यार। मैंने बहुत कोशिश करी है तुम्हें समझाने की अच्छे से, और बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, क्योंकि मैंने ये एक बुक से नहीं लिखा है, 2-3 बुक से मैंने इसको समराइज़ किया है। किसी बुक में सिर्फ नाम लिखा हुआ है, प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रखा है ये प्रोसेस, किसी बुक में मतलब आधा अधूरा है। तो आई हैव कंबाइंड ऑल 3 ऑफ द बुक्स। आस्क मी इफ़ यू नीड एनी हेल्प एंड tell me the more topics if you want me to help out. Thank you so much guys.